जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है वो कौमी सलामती पार्लियामानी जो कमेटी है उसका जो इजलास हुआ है उसके बारे में है। और वहाँ अफ़गानिस्तान और टीटीपी पर बहस मुबासा हुआ है, लेकिन कोई भी जो है खुलकर सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता जो एमक्यूएम है वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है जी कि अगर टीएलपी के साथ आप मुआहदा कर सकते हैं, जिन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद किया है, अगर उनके साथ बातचीत हो सकती है तो हमारे साथ बातचीत करें और हमारे जो दफातर हैं उनको भी खोलें। तो एमक्यूएम जो है वो भी सामने आ गई है। और एक और दूसरी तरफ जो है जनाब मौलाना अलामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है जी कि सिपा सहाबा जो है तंज़ीम उसको भी कल अदम के यानी कि उसे हटाया जाए और नहीं तो हम भी एहतजाज करेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में पीटीआई जो है वो सख्त दिनों का सामना करने जा रही है, क्योंकि ये एहतजाज जो है अब एक सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कुछ अदारों ने मिलकर, जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपको पता है कि टीएलपी के साथ जो मुआहदा किया है उसकी तफसील जो है वो अभी तक सही तरह सामने नहीं आई। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे 50% तलबात जो हैं मुतालबात जो हैं वो माने गए हैं और हम धरना अब वज़ीराबाद में ख़त्म करके लाहौर वापस जा रहे हैं, लेकिन घरों को नहीं जाएँगे। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि टीएलपी वाले जो हैं वो वाक़ई आशिक़े रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आशिक़े रसूल के हवाले से वो ईद मिलादुल-नबी मनाने निकले थे, लेकिन क्योंकि उनके लीडर कैद हैं और इस मौके को उन्होंने जानकर यानी कि एक धरने में, लॉन्ग मार्च में तब्दील कर दिया है। बहरहाल आने वाले दिनों में इसके असरात जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत पर क्या पड़ने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जॉइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी इफ्तिखार भाई, लगता है कि फरीद हो गए हैं, कुछ गड़बड़ है वहाँ। लाहौर से हमें जान किया है जनाब असद काई साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी आपका माइक बंद है काई साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखने सुनने वाले को भी सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर टू जॉइन मी। और यसर भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लंदन। यसर भाई आपको आवाज आ रही है? यसर भाई को मेरा ख्याल आवाज मेरी नहीं पहुंच रही। जी यसर भाई आवाज आ रही है आपको? उनको भी शायद आवाज अभी नहीं आ रही। चले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जब तक उनकी आवाज जो है वो सॉर्ट आउट होती है उस वक्त तक। काई साहब आपसे ही स्टार्ट करते हैं, जो थोड़ा सा इंट्रो दिया है मैंने। सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं हम कि जो पार्लियामेंट कमेटी का जो इजलास हुआ है, स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत, उसमें यानी कि जो हमारा अदारा है अस्करी वो भी शामिल था और अपोजिशन के कुछ लीडरान जो हैं वो भी शामिल थे। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि कोई खुलकर सामने आ नहीं रहा कि इसमें क्या बातचीत हुई है। वो के कहा यही जाता है कि अफगानिस्तान और टीटीपी जो है उस पर ये बातचीत हुई है, लेकिन एमक्यूएम वहाँ खुलकर सामने आ गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं कैसा, पार्टी सियासी पार्टियों को मौके की ताक रहती है और वो उनको मौका मिल गया। पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत ने उस तरह कुछ गैर मुनसिफाना रवैया अपनाए रखा, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा था, उनकी जमानतें हो रही थी, लेकिन हुकूमत जानबूझकर मामले को लटका रही थी और साद रजवी को की रिहाई में रुकावटें डाल रही थी। तो मजबूरन आपको पता है जो रबीउल अव्वल का महीना है उसमें हमारे जितने सुन्नी भाई हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं और उन्होंने बारहा एहतजाज किया, फिर धरना भी ये दिए रखा, लेकिन हुकूमत ने भी कोई इसको सीरियसली नहीं लिया। तो फिर वो आपको पता है वो धरना जो है उसने फिर लॉन्ग मार्च की सूरत इख्तियार की और फिर इनको समझ आ गई कि हम इसको ताकत के जोर से नहीं रोक सकते। तो मैं उस टाइम भी ट्विटर पे और बाकी जगह मैसेजेस कर रहा था कि हुकूमत ने 100 जूते भी खाने हैं और प्याज भी खाने हैं। तो वो सूरत यही देखने में आई कि जानी नुकसान भी हुआ, कारकुनों का भी, पुलिस का भी, लेकिन उसमें आम पाकिस्तानी शहरी बहुत शहीद हुए।
हम नुकसान पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान का जो बैड इमेज दुनिया भर में गया, और हमारी जो मजहबी जमातें हैं उनके मुतल्लिक लोगों के ज़हनों में ये आया कि ये एक इंतहा पसंद जमातें हैं। तो देखें उससे नुकसान हुआ एक हुकूमत की हट धर्मी की वजह से। अगर हुकूमत वक्ती तौर पर लचक दिखाती तो ये यहाँ तक नौबत ही ना आती और साथ रजवी रिहा होकर घर चला जाता। अब उसमें घर पे भी नजर बंद कर सकते थे, लेकिन यह है कि उस पूरे मामले को कुछ वजीरों ने मिस हैंडल किया, और फिर बाद में आपको पता है जिस मामले पर बहस हुई और जो बड़े जो उनसे क्लोज गुजरा थे वो उसमें मुज़ाकरात में बैठे और फिर मुज़ाकरात कामयाब हुए। तो बहरहाल अब यह है कि दूसरी सियासी जमातों को भी मौका मिल गया। जब आप टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब आप बाकी दुश्मनों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर उनको भी मौका मिला तो वो अपना हक वसूल करने आ गए। आपने एक रास्ता जो खोल दिया है, तो एक कलअदम जमात को आपने उसकी कलअदम जमात का जो स्टेटस लगाया था वो खत्म कर दिया है, तो फिर बाकी पार्टियों को मांगना चाहिए। और मेरा ख्याल है दुनिया में जंगों के बाद जो सुलह होती है, अगर मैं देखो दुनिया भर में कहीं में भी नहीं, मिसाल में देता हूँ सिंपल सी, जापान के ऊपर अमेरिका ने एक एटमी धमाका किया था और उसी के ऊपर दुनिया का पहला एटम बम फेंका था। आज जापान और अमेरिका इत्तेहादी हैं, तो जब दुनिया बाद में सुलह की तरफ जाती है तो पहले भी हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। कोई ऐसी इसमें बुराई की बात नहीं है कि जिसको हम नेगेटिव लें। जी बहुत शुक्रिया आपके तजिए का जनाब असरकारी साहब लाहौर से। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर लिया है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार भाई आपको आवाज़ आ रही है? लगता है वो फिर फरीज हो गए, आज कुछ इस्लामाबाद में नेट का मसला चल रहा है। यसर भाई हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। यसर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी क्या हाल है? आपकी भी पहले आवाज़ गायब हुई थी। हाँ, मैं इसलिए दोबारा मैंने रिकनेक्ट किया। जी जी बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू वेरी मच। अच्छा यसर भाई, ये जो सिनेरियो है जो मैंने इंट्रो में कहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, बात यह है कि ज़ाहिर है हुकूमत की खराबियाँ, कमज़ोरियाँ, नाअहलियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है ये धरना था ही गलत। इसकी कोई गुंजाइश थी नहीं, और इसको इतना जो हाइप मिला है तो वो ज़ाहिर है हुकूमत की खराबी और कमज़ोरी की वजह से मिला है। देखें बात यह है कि इस धरने में ये जो तफरीक करने की कोशिश की है कि सिर्फ हम आशिक रसूल हैं बाकी सारे नहीं हैं, ये तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे गलत बात है। उनको इस बात का कोई दावा करने का जवाज़ उनके पास भी नहीं है, और ना ही दूसरे कमतर हैं उनसे। उनका तरीका वारदात गलत है। उन्हें अगर अपना कोई मुतालबा मनवाना है तो या तो सीधा सीधा कहने कि आपने साद रिजवी को रिहा कराना था या अपने कल अदम जो टाइटल था उसको ख़त्म कराना था। आप उसमें रसूलुल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? मुफ्ती नकीबुर रहमान मुजीब, क्या नाम है उनका, उन्होंने बाद में जो बात की है वो गलत ही की है। लेकिन ना मौलवी हजरात बात को ट्विस्ट कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं, सियासतदान भी करते हैं, मौलवी हजरात भी करते हैं, लेकिन एक मौलवी के मुंह से ऐसी बातें सुन के ज्यादा अफसोस होता है कि वो दावा करते हैं कि हम सच्चाई के अलमबरदार हैं और सच बोलते हैं। उन्होंने फिर कह दिया कि जी वो फ्रांसीसी वजीर वाला जो मसला था, हम तो उससे पीछे नहीं हटे। अगर पीछे नहीं हटे तो आपका मुतालबा फिर क्या था? आप उस मुतालबे पे अगर कायम है तो फिर आपका धरना भी कायम रहना चाहिए। सही। अगर गवर्नमेंट साद रिजवी के मामले में लचक नहीं दिखाती या आपके लोगों को नहीं छोड़ती, और जो आपने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, शहीद किया है, बल्कि आपने शहीद किया है, आपके लोग तो मारे गए हैं क्योंकि वो गलत बुनियाद पे आगे आए थे। वो अगर गवर्नमेंट ने मारे हैं तो वो शहीद, मैं जाती तौर पर उन्हें शहीद नहीं कह सकता, वो इसलिए कि उनका स्टांस गलत था। लेकिन जो लोग इन्होंने मारे हैं, जी ये समय अफसोस तो ये है ना कि जो पुलिस वाले मारे गए हैं बेचारे, वो भी आशिक रसूल थे, और जो इनकी तरफ मारे गए यकीनन वो भी आशिक रसूल होंगे। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना कि मतलब ये जो पुलिस के जो लोग इन्होंने मारे हैं, जाहिर है वो भी किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे, किसी के शौहर थे, सब कुछ है। लेकिन जो लोग आए थे वो तो एक गलत स्टांस पे आए हुए थे ना, उनको आने का कोई जवाज नहीं था। या तो अपना सीधा मुतालबा देते ना कि हमारा मुतालबा ये कि इस आदमी को रिहा करेंगे तो हम जाएंगे। वो आदमी अभी भी रिहा नहीं हुआ, लेकिन मुतालबा आप बज़ाहिर ये कहते हैं कि जी ये जो है वो फ्रांसीसी वजीर का मुतालबा, उसको फ्रांसीसी वजीर को बदखल करने का मुतालबा था, तो वो तो आपका पूरा नहीं हुआ, और ना ही हुकूमत उस पर कोई लचक दिखाई है। इसलिए खराबी बात अपनी जगह है कि मतलब हुकूमत की खराबियां, नाअहलियां अपनी जगह हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के नाम पे गलत लोग, उनका नाम इस्तेमाल करके जो लोग आए थे वो गलत है। मेरा ये जाती ख्याल है। सही है। हमें इस्लामाबाद से एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम काई साहब। चले, आपकी आवाज आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी आ रही है आ रही है। हाँ जी 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 आप सर। क्या कहेंगे? जी आप क्या कहेंगे जो आज पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें टीएलपी के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये टीएलपी का जो जलसा था, जैसे जैसे भाई कह रहे हैं, क्या उनकी बात सही है कि ये जलसा बनता ही नहीं था इनका, क्योंकि वो तो ईद मिलादुल नबी बनाने निकले थे? काई साहब आप आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, बोले आप। अच्छा, एक्चुअली ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दूसरे जो थे इसको हेड किया था असद कैसर साहब ने। डीजीआईएसआई ने ब्रीफिंग दी थी। टीएलपी बेसिकली इन्होंने जो कल अदम करार दिया था वो भी जल्दी में किया है, और जो इनको निकाला गया है कल अदम की लिस्ट से वो भी इनको जल्दी इन्होंने की है। तो अब जाहिर है जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो जो दूसरी कल अदम जमातें हैं, जिस तरह ये आजम तारक की जमात सिपाही सहाबा, उन्होंने भी अब क्या कहते हैं कहा है कि जी हम अगर नहीं आप हमारे कल अदम जो है वो सिलसिला हमारा खत्म किया जाता तो हम भी रोड्स पर आएंगे। और ये आपको याद होगा कि ये लश्कर जंगवी से ये सिपाही सहाबा बनी थी, और इन्होंने बेशुमार जो शिया जो कम्युनिटी के लोग थे उसका सेक्टेरियन जो इशू था वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पीक पर था। मुझे याद है कि 7 अगस्त को 1988 को अलामा आरिफ अल हसैनी को शहीद किया गया था, और उस वक्त जनरल जियाउल हक पर इल्जाम लगाया गया था। और 17 अगस्त 1988 यानी एग्जैक्ट तकरीबन 10 दिन के बाद उनका जहाज क्रैश हो गया। तो जहाज का जो पायलट था कैप्टन मशहूद, वो भी एक शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। तो इस तरह ये जो है ये सपा सहाबा जो है वो बेसिकली शिया एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए किया गया था, और इसके हवाले से एक सिपा मोहम्मद बनाई गई थी जिसका सरबराह मुरीद अब्बास साहब होते थे। अब वो भी कल अदम है। अभी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर सिपा सहाबा अगर कल अदम खत्म उसका किया जाता है तो सिपा मोहम्मद भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह बेशुमार जो लश्कर जंगवी वो भी कल अदम है, जिसके इवन वो फांसी दी गई थी, गोली मार दी गई थी, जो रियाज बसरा है, बड़ा नोन था, सरदार इसाक साहब, जिसको जो ये सनाउल्लाह जो मिनिस्टर था होम का उसने उसको मर्डर किया था। तो जो तहरीके तालिबान है, पहले तो इस चीज को बताना चाहिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अगर आज ब्रीफिंग दी है, डीजीआईएसआई ने ब्रीफिंग दी है कि ये जब तहरीके तालिबान बनाई गई थी तो एक शिनाख्ती कार्ड जो दुबई से आया था उस पर यह तंजीम बनाई गई थी। इसके मकासद क्या थे, तो इसको तो एक्सप्लोर करें ना, और उसके बाद बाकी आप ब्रीफिंग करें। अब जो एमकेएम आप कह रहे हैं खड़ी हो गई है, एमकेएम जो है जाहिर है कि उसने खड़ी होना है कि अब उसने एनआरओ तो जियाउल अपना मुशर्रफ ने उनको दिया है। तो एमकेएम ने जो कत्ल गारत की है, हजारों जो मुकदमे तो ताब हुसैन पर हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो हमारे दफ्तर दिए जाए, खालिद मकबूल ने आज स्टेटमेंट दी है, आप जरा गौर से पढ़ें, जिसको मुस्तफा कमाल ने भी आज एक बात की है कि ये जो उसने कह रहा है ना कि दफ्तर खोले, वो दफ्तर सिर्फ खोलने की ये नहीं है कि इजाजत नहीं है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी दफ्तर खोल सकती है, लेकिन वो 90 खोलने की बात कर रहे हैं। साथ वो कह रहे हैं कि हम अपने कायद के बगैर जो है वो एमकेएम चला रहे। कायद कौन है? मुस्तफा कमाल के बकौल ये कायद जो है अल्ताफ हुसैन को कह रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन जैसे मजे वो नहीं है। बाकी जो एमकेएम के जो दफातर बंद किए गए थे वो तो सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जे किए गए थे, इस वजह से उनको बंद किया गया। तो मेरा ये ख्याल, अब मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि हुकूमत के लिए मामला जो है जरा टफ होते जाएंगे। और साथ जो कल अदम जो तहरीक है, आपको याद होगा एक सुन्नी तहरीक हुआ करती थी सलीम कादरी की और सरवर कादरी की, वो टीएलपी से भी ज्यादा क्या कहते हैं उसमें मिलिटेंसी पाई जाती थी। लेकिन आज जो है अगर उसकी उनको कल अदम उनको नहीं करार दिया गया, लेकिन वो ये है कि इलेक्शंस वगैरह में वो बिल्कुल जीरो हो गए थे। तो ये तहरीक ये जो लबैक है, ये इसका तो पहले इसका आना भी इसी तरह ही है, इसका जाना भी इसी तरह है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि साद रिजवी के साथ इन्होंने ज्यादती की है, दानिस्ता या ना दानिस्ता के, उसको निकाल देते तो शायद मामला ये इतना जो है वो गंभीर ना होता। अब जो जितने भी कल अदम लोग हैं वो अब चाहेंगे कि उनके जो बड़े बड़े मुकदमात हैं, अगर टीएलपी ने शहीद किए हैं पुलिस अफसरान को, तो ऑब्वियसली उन्होंने एमकेएम वालों ने हजारों बंदे कत्ल किए हैं। मुझे तो याद भी आ रहा है, मेजर साहब भी थे, उनको मेजर सौलत साहब थे, एक मेजर कलीम थे, और
के साथ, तो उनको, और एक मंसूर चाचा होते थे वो, और उस वक्त फहीम कमांडो को मारा गया था, जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब ने मारे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी ये मामलात जो हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ब्रीफिंग दी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाहर निकलते ये कहा कि ये जो ब्रीफिंग श्रीफिंग नहीं, ये जो अगर उन्होंने टीएलपी से महादा खत्म किया उसके मंदरजात लेके आए, और अगर टीटीपी को, वो जो बैतुल्ला मसूद और की पार्टी थी जिसने उसकी मां को कत्ल करने का जिस पर इल्जाम है, ठीक है, बैतुल्ला मसूद को, तो वो पार्लियामेंट में आकर बात करें हमारे साथ। ये सिर्फ ब्रीफिंग से आप बारों बार जो है पीर बधाई वाला मसला जो है वो आप सॉल्व ना करें, इसको पार्लियामेंट में लेके आए। जी काई साहब। जी असद भाई, आप ये एक सवाल भी यहाँ पर आया है, वो आपके सामने भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई सियासी मकसद नहीं था, उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और खालिस है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वाकई ये एक सियासी जमात है जो इनका मकसद है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या ये उससे हट गई है या उसी पर कायम है, जैसे इन्होंने कहा मोहम्मद अफजाल साहब ने कि जी उनका मकसद सियासी कोई नहीं था? लेकिन जहां तक मैंने स्टडी किया है, मैं कुछ इनकी कवरेज पे जाता रहा हूँ, कुछ से मेरे राब्ते रहे हैं पिछले काफी अरसे से, तो उनका यही कहना था कि देखें हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम जिस मकसद के लिए निकले हैं वो कोई भी पार्टी उसको टेक अप कर ले, उसको टेक ओवर कर ले और उसके ऊपर हम उनके पीछे चलेंगे। लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है कि दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर कोई किसी किस्म का ना कोई तनकीद की जाए और ना उनके ऊपर कोई बोतान या कोई और जिस तरह के कार्टून आपको पता है नौज़बिल्ला शान में गुस्ताखी करते रहे, तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता था। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, हम लोगों के जो कलअदम तंजीमें उनकी बात कर रहे थे, इससे पहले पंजाब में जब 90s का दौर था मुशर्रफ साहब से पहले, तो ये बताखोरी में मुलव्वस थे, जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस थे। जब एक सियासी जमात को आप खुला छोड़ देते हैं तो उसके रिएक्शन में भी सियासी जमातें बनती हैं। जब एक मकता फिक्र को खुला छोड़ा गया तो फिर दूसरा मकता फिक्र भी मार्केट में आया, उन्होंने अपने तौर पर गन्स उठा ली, तो फिर वो इनके साथ मुकाबला शुरू हो गया। अभी जो सब बात कर रहे हैं सुन्नी तहरीक को उस टाइम उसको अरूज मिला जिस वक्त खुद कुछ हमले एक ही मकतबा फिक्र पर हो रहे थे और उन्हीं को टारगेट किया जा रहा था और एक पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जब पाकिस्तान में अंदर कानून की अमलदारी नहीं होती, जिसकी लाठी उसकी बहस हो जाती है, तो फिर जो ताकतवर होता है वो अपने को मनवाता है। तालिबान ने एक वक्त पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की नाक में दम किए रखा है, कोई ऐसी जगह नहीं थी, बल्कि वो जीएसपी तक भी पहुंच गए थे। क्या वजह थी? क्योंकि वो हमारे पेनिट्रेट कर चुके थे, हमारे मदारस में, हमारी मसाजिद में, मोहल्लों में। आपको समझ ही नहीं आती थी ये बंदा ये किस टाइप का है, वो अंदर से किसी और नजरिए से था और आप में उठ बैठ भी रहा था। तो अब बात आती है तहरीक लब्बैक, ये एक जो सुन्नी मकतबा फिक्र है, इसमें उस तरह का इंतहा पसंदी का अंसर नहीं था, लेकिन चूंकि उनको मार इतनी पड़ी तो फिर एक रिएक्शन आया। तो पहले सुन्नी तहरीक ने जन्म लिया, लेकिन सुन्नी तहरीक भी एमकेएम के तोड़ में आई थी और वो भी उन्होंने असला उठा लिया था और वो अपनी निगरानी फिर अपना दिफा खुद करते थे, क्योंकि हुकूमत तो उस वक्त भी मफलूज थी। अब सिंध के अंदर आप देख लें, सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है उनका उस तरह असर सूख नहीं है। एमकेएम का तो वहां आजाद है, सिंध के अंदर वो वफाकी हुकूमत के साथ अटैच है, तो वो पावर में आ रही है। जब कोई, बल्कि वो हमेशा पावर में रही है, वो जो भी पार्टी इख्तियार में रही है, तो एमकेएम को तो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मार पड़ी है और अल्ताफ हुसैन के जो करतूत थे वो दहशतगर्द उसकी पार्टी हुई। तो अदरवाइज एमकेएम अभी भी सिंध में देखा जाता तो वोट बैंक उनका होता और वो अपने वोट हासिल कर रही होती और पावर में रहती। लेकिन वो है कि अल्लाह भला करे, उसके अपने करतूत और उसका चेहरा आवाम के सामने वाज़ेह होकर आ गया और उसकी दहशतगर्द की कितनी कार्रवाइयां हैं वो सामने आ गई, तो उसकी वजह से वो बैक पे चला गया। अदरवाइज वो कुछ लोगों का लीडर तो आज भी है। तो बहरहाल अभी तहरीक लब्बैक को थोड़ा सा ना दबाया गया है। देखिए हर दफा देखा गया कि वो तीसरी पोजीशन ले रही है, इसका मतलब उसका वोट बैंक है। यार अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत अवाम ही रहा है ना, तो अवाम उसके पीछे थी। इसका ये मतलब हुआ ना काजी साहब कि वो वाकई एक सियासी जमात बन गई है और आप उनको स्पेस दें और सियासी जमात आपने मानना पड़ा आपको, क्योंकि उनके पीछे पब्लिक निकली है। और फिर देखें उनकी अगर उस तरह सीटें नहीं आई तो, लेकिन तीसरी पोजीशन तो हर इलेक्शन में जिमनी हो या कोई और इलेक्शन हो, वो एक पार्टी अपने एक वोट बैंक के साथ है तो सही, और आप उनको फ्री हैंड दें, ना कि आप उनको दबाएं। जब दबाया गया तो वो रिएक्शन आया, उसकी सूरत में लॉन्ग मार्च भी हुआ,
फिर भी तो आपको उनके साथ मुज़ाकरात ही करने पड़े ना। तो अब कलअदम का लफ्ज हटाया तो फिर बाकियों को भी होश आ गई कि हमसे भी, लेकिन आपके जुराइम उनसे बहुत बड़े हैं सर। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। यहाँ लाहौर से हमें मैसेज आ रहे हैं, AR मियाँ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो हुए हैं और एक जवान हमारा जो है वो मारा गया, और वो कह रहे हैं जी मुझे फुटेज मासूल हुई है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपको भेजूं। बहरहाल जब वो मैं प्रोग्राम के बाद देखूंगा ज़रूर कि किस किस्म की फुटेज है और क्या हालात वाक़यात हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है हमारे मुल्क में। और ये TTP वाले जो है इनसे जो बातचीत है वो जाने कहाँ तक पहुंची है और क्या बातचीत हुई है, जो अभी यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें क्या बातचीत सामने आई है। ये सब भाई आप क्या समझते हैं कि ये TTP वाले जो हैं इनसे भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कल अदम तंजीम है वो अब सामने आएगी, वो कहेगी जी हमें अब जो है वो आप धारे में लेकर आए, सियासत में लेकर आए, हम सही चलना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ चूंकि शुरू से सियासी जमातों ने अपने मुसल्लह जत्थे रखे हुए, हमेशा से रहा है कि मतलब वो अल जुल्फकार से शुरू हुआ और उसके बाद आज के दौर में भी अगर आ जाएं तो ये जो JUI के जो सिपाही जिनको वो कहते हैं अपने, वो सारे उन्होंने रखे हुए। उनका काम यही होता है कि उसको डरा के, गवर्नमेंट को धमका के अपने मकासद हासिल कर लें। सियासी जमातों का किरदार अपनी जगह है, होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि सियासी जमातों की आजकल सीटें कितनी हैं, जमात इस्लामी की कितनी सीटें हैं, JUI की कितनी सीटें हैं, या जो तहरीक लब्बैक वाले उनकी पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, इसी तरह से सिंध में जो मजहबी जमातें हैं उनकी सीटें कितनी हैं। ये बात जहन में रही है। अगर वो सियासी महाज पे आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर आना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि बाज़ चीज़ें उनके साथ तय होनी चाहिए, जैसे दूसरी सियासी जमातें कर दी हैं। पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान की वहदत है, पाकिस्तान के अंदर रहते वो जो अपने मुतालबात पेश करते हैं वो करते रहें, लेकिन TTP के साथ मुज़ाकरात इसलिए भी होने चाहिए कि चूंकि वो हमारे हिस्से के लोग हैं, यहीं से कुछ लोग गए हुए हैं, ये कुछ बाहर से मिले हुए हैं, उनसे अगर बात करने में फायदा है पाकिस्तान का तो क्यों ना किया जाए। आज मेरे ख्याल आजकल में ये खबर भी आई है कि तालिबान की गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि अगर वो बात आपकी नहीं मानेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बेहतर है कि जो लोग आपकी बात मान लेते हैं, आपके झंडे तले आ जाते हैं, आइन के नीचे आ जाते हैं, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। आप हर दफा किसी को फोर्स करके, किसी को मार पीट के कोई नतीजा हासिल नहीं कर सकते कि जो आपके फायदे में हो। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सियासी अगर लोग बन के आते हैं, सियासी चेहरे के साथ आते हैं, सियासी काम करते हैं, सियासी काम भी तो करें ना, बजाय इसके कि अपने सियासी मुतालबात की शक्ल दे के और उसको आप जत्थेबाजी कर लें या उनको आप पार्लियामेंट पे आ जाएं या 0 पॉइंट पे आ जाएं, इधर उधर आ जाएं, वो बात गलत हो जाएगी। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये जत्थों वाला जो सिलसिला ये अब चल निकला है, तो अगर PTI की हुकूमत ने इनके मुतालबात जो हैं वो मान लिए हैं तो यकीनन बहुत सारे निकलेंगे। जैसे JUI का भी एक जत्था है अंसार इस्लाम, उसको भी कल अदम करार देने के लिए दरख्वास्त भेजी गई थी लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वापस हो गए। तो जो हुकूमत है दे हैव गिवन इन। जी आपकी बात किसी हद तक ये दुरुस्त है। ये अगर जत्था, मैं अगर मिलिटेंट ग्रुप बना लेता हूं, 5-4 हजार बंदे लेकर मैं इस्लामाबाद इधर धरना देकर बैठ जाता हूं और मैं मनवा लेता हूं, ये हर दफा यही बात होती थी। पिछली दफा भी जब ये इधर आए थे उस वक्त भी यही बात होती थी कि, और इवन जो तारुल कादरी जत्था लेके आते थे तो उनके, हालांकि वो मिलिटेंट नहीं थे, यानी आप जत्था लेकर कोई भी बंदा इधर पहुंच जाए रेड जोन में और आप अपनी बातें मनवा लें। और आप मुझे ये बताएं कि तहरीक लब्बाक बेसिकली अब बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। अब इनके जो जितने भी बड़े बड़े जोमा हैं, जिसमें पीर गोलड़ा शिफ, जितने भी सजादा नशीन हैं हमारे दाता साहब के, बाबा फरीद गंज शक्कर के, या जितने भी मियां मीर, वो सब के सब जो हैं वो टॉलरेंस की बात करते हैं, सूफिया कराम टॉलरेंस की बात करते हैं। ये तो कभी भी नहीं हुआ कि इश्क रसूल आप साबित कर रहे हैं गुलाम रसूल को मार के, ठीक है ना। तो ये जो एक नया ट्रेंड आ गया है दहशतगर्दी, ये आज से तो नहीं है। ये जो मिलिटेंसी है, ये MQM के अंदर भी हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं तमन्ना साहब की बात पे अग्री करता हूं कि तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बंदों,
अपने जो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप जरूर बनाया करती है। और इसी तरह नून लीग के अंदर भी था, मियां साहब के वो ऐसे ऐसे बदमाश हुआ करते थे लाहौर के अंदर, जो लोगों को उठा के वो आग में भी फेंक दिया करते थे, जिनके बारे में उनको पर्चे भी हुए हुए हैं। तो लिहाजा ये अगर जत्थेबाजी अगर इस तरह करना है तो हम जत्थों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और जिस तरह काजी साहब ने कहा है असद काजी ने कि ये इनके साथ ज्यादती करते हैं, कुछ मिस हैंडलिंग करते हैं केस को। पहले तो ये आते क्यों है, एमक्यूएम की जो तश्कील दी गई थी वो 1983 में ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला जो ISI का था उसने दी थी, काउंटर करने के लिए कराची के पॉलिटिकल पार्टी को। ये APMSO का सदर होता था ना अल्ताफ हुसैन। जी, तो आप मुझे बताएं कि आपने उसके देखे उसकी जो तंजीम बनाई गई एमक्यूएम की, वो उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की होती थी, सेक्टर कमांडर, बॉर्डर कमांडर, प्लान डाउन टू द लेवल ऑफ वर्कर जो है। तो उसके बाद वही वो आपके वो हाथी बन गया, एक आपके ऊपर वो जिन बनकर आपके ऊपर तारी हो गया, फिर उनको काउंटर करने के लिए उसी तरह करना। अब इसी तरह लब्बैक के बारे में भी कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसको पाला है और अब वो उसके लिए जिन बन के बाहर आ गया, ठीक है ना। तो अब ये भी बातें कही जा रही हैं कि इसको पॉलिटिकल धारे में इसलिए लिया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा PTI, इसके अब कोई इत्तेहाद बन सकता है और सीटों की एडजस्टमेंट भी हो सकती है। हालांकि ये बड़ी थिन मेजॉरिटी में है और इसको सियासी तौर पर अगर जाहिर है अगर अवाम इनके साथ है तो ये ऐन मुमकिन है कि ये कोई 2, 4, 5 सीटें और ज्यादा ले ले। तो लेकिन जत्थों की सियासत, मिलिटेंट्स की सियासत ज्यादा देर चल नहीं सकती। इंसारुल इस्लाम जो है वो भी यही था। अब दूसरे जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स होंगे वो आप देखेंगे ऐसा ऐसा वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि हमें भी जनाब वो NRO दिया जाए, MPM टाइप NRO दिया जाए, जिस तरह ये भी मेरे ख्याल में तो NRO दिया गया है लब्बैक तरीके लब्बैक वालों को। और ये क्यों नहीं मुआहिदा जो है वो पब्लिक करते। उसमें ये एक मेन बात मैं आपको बता दूं, मेरी जो शेख रशीद से बात हुई थी वो कहते हैं कि हमें तो एक बात हम कंफर्म करते हैं कि इसमें फ्रांस के सफीर का कोई तल्लुक नहीं है उस मुआहिदे के अंदर। अब जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि आए थे तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पर, लेकिन जो यहां से वो पॉलिटिकल पार्टी का वो वॉशिंग मशीन के जरिए निकल कर वो पॉलिटिकल पार्टी बन के गए हैं और कलअदम उनसे वैसे हट गया। और कलअदम के साथ साथ वो अभी वो कह रहे थे ना कि हमने उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रेफरेंस दायर करना है कि पॉलिटिकल पार्टी पहले तो जमात की तो कलअदम करार देंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में भी इनको मना करने के लिए हम रेफरेंस दायर करेंगे। ये अदर वे राउंड हो गया। तो हमें ये चीज तय करनी है अवाम के तौर पर भी, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी और हमारे पार्लियामेंटेरियन को भी, क्या हमने जत्थों को लीगलाइज ही करना है या इसके लिए कोई हमें सॉलिड किस्म की और एक यूनाइटेड किस्म की मुश्तरका हमें एक लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। जी कैसा साहब? जी असद भाई, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में तारीख के खिलाफ जो है इसकी हुकूमत को कुछ खतरात नजर आ रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? क्योंकि PDM जो है वो भी अब मुतहरक हो रही है और वो भी कह रहे हैं जी कि अब भी दिसंबर में मार्च करेंगे। चले, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। इनको पता है कि हमारी कश्ती में सुराख हैं और आपको पता है ये खुद डूब रहे हैं, किसी को क्या निकालेंगे। पहली बात तो ये है कि हुकूमत के पास तो वैसे ही आखिरी साल है और उससे अगला साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल होता है, तो ये उनकी डूबती कश्ती को ये कंधा देंगे। पहले तो बात यह है कि जितनी इस वक्त लान तान मौजूदा हुकूमत को हो रही है, वो महंगाई हो या पेट्रोल की कीमतें हो, डॉलर हो या कुछ भी हो, तो हुकूमत जब खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है और खुद अपना नुकसान कर रही है, तो उनको कौन सियासी शहीद होने का मौका देगा? ये खाना पूरी कर रहे हैं और वक्ती तौर पर अपनी जो मुर्दा सियासत है उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि इनको पता था कि आपस में तो ये एक दूसरे के वैरी हैं। पीपल्स पार्टी का कोई इनको पता था कि पंजाब में मुस्तकबिल नहीं है। अब इनको ये लगता है कि किसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर कुछ ना कुछ अगली इलेक्शन में हिस्सा वसूल कर लेंगे। वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्ती तौर पर इन लोगों ने वो वक्त गुजारा कर दिया। अवाम ना इनके पीछे लगने को तैयार है, ना इन्होंने अवाम के इश्यूज के ऊपर कोई बात की है। अभी अगर देखते यकीन जाने महंगाई से लोग बहुत तंग हैं, हर बंदे के मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज नहीं हुकूमत के लिए निकलते, लेकिन इन्होंने उस मौके को जाया कर दिया है।
वक्ती तौर पर ये जो थोड़ा सा इनको एडवांटेज मिला है वो ISI की तैनाती के ऊपर मिला था, और वो पता चला जी ये ना प्याली में तूफान लाने की कोशिश करते हैं, हालांकि कोई वजह वो रीजन नहीं होती। वो ISI का जो DG है उसका तकरीर हो गई है, लेकिन इनको ये लगा कि पता नहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अंदर खाते में, चले हमारी कोई जगह बन जाए, और स्पीड लीजिए जाके अपना घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर इनकी वो जगह तो बनती नहीं है। लेकिन खैर मरियम उसके बाद खामोश है। शहबाज शरीफ फ्रंट पे आ गए हैं। शहबाज शरीफ नो डाउट एक अच्छा सियासतदान है और मौके मुनासबत से चलता है, और वो सबको मिल मिला के वो जरदारी की पॉलिसी अपनाए हुए है। नवाज शरीफ और मरियम की पॉलिसी कुछ और है, लेकिन नवाज शरीफ की पॉलिसी जो है वो मिलकर खाओ वाली है, लेकिन ये है कि उसके अंदर बिलावल और बाकी लोग ये भी जानते हैं कि ये भी एक दूसरे के वैरी हैं, इनका अपना वोट बैंक है, दूसरों का अपना वोट बैंक है, वो किसी सूरत भी इनके साथ इलाहा करने को तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि वक्ती तौर पर अपनी सियासत जिंदा करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए ये छोटा सा एक समझ लें कि अपना शुभदाबाजी है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, और ना ये हुकूमत का बिगाड़ सकेंगे। अगर हुकूमत के खिलाफ कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल है हुकूमत को सियासी शहीद होने का मौका देंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। साल तो 1-1.5 साल ही रह गया। ठीक है, जैसे भाई आप कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ खतरात हैं PTI की हुकूमत को? मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूँ, ये जो अपोजिशन है हमारे, ये मुर्दा घोड़ा है, इसमें जान नहीं पड़ेगी। अच्छा। इसमें इसलिए कि ये कमजोर बुनियादों पे हैं, ना इनके नजरियात मिलते हैं, ना इनके ख्यालात मिलते हैं, सिवाय एक बात के कि जो खाया पिया है उसको माफ कर दो। इसके अलावा अब वो सारे वो जो चोर लोग हैं एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। अगर PTI की गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी हो जाए, मुमकिन है उसमें भी कुछ खाने वाले लोग हों, और बाकी सारी अपोजिशन एक तरफ खड़ी हो जाए, वो चाहे वो ANP हो या दूसरी जमातें हों, वो सारे एक ही किस्म के लोग हैं, उनमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, जिन लोगों के नीयत साफ नहीं है, अल्लाह ताला उनमें बरकत क्यों डालेगा? और फिर अभी टाइम थोड़ा रह गया, जैसे काजी साहब ने कहा है कि थोड़ा टाइम रह गया, ये जाहिर है कि रौला रप्पा तो डाले रखेंगे ना, कि मतलब कुछ ना कुछ खबरों में तो आते रहे ना। बाजुकात लोग बयान सिर्फ खबरों में आने के लिए देते हैं। पिछले साल भी हर साल दिसंबर में शुरू कर देते हैं कि नवंबर में कि जी अगला साल आखिरी साल है, 3 साल गुजर गए, चौथा साल शुरू हो गया। अब जाहिर है 6 महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा जी आ रहा है, उसके बाद वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, और इलेक्शन में जाहिर है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो उस हिसाब से अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। देखिए, वेस्टर्न मीडिया से भी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई कि महंगाई कम होनी शुरू होगी, आपकी जो नमू की है वे लेवल है वो हाई हो जाएगा, आपके जो एक्सपोर्ट, अभी पिछले हफ्ते में गौहर रशीद साहब है शायद उनका नाम, वो जो एक्सपोर्ट्स के वो चेयरमैन है, उनका देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारे जो 3 साल से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट ज्यादा हो रही थी, उसका सबब ये था कि जो मशीनरी है वो बाहर से आ रही थी इंपोर्ट होके, वो अब चूंकि इंस्टॉल हो चुकी है और उस पर काम शुरू हो चुका है, इसलिए अगले साल इंशाल्लाह एक्सपोर्ट बम्पर एक्सपोर्ट होगी। आपके यहाँ फसलें माशाल्लाह ठीक ठाक जा रही हैं। अभी शौकत अली ने कल परसों ही कहा है कि जो चीनी का मसला अपनी जगह तो है सो है, लेकिन ये देख लीजिए कि चूंकि चीनी वाफर मौजूद है, लेकिन उसमें चूंकि सियासत चल रही है, बदमाशी हो रही है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। मुझे याद आया यस भाई, ये देखें कैसे जखीरा अंदोजी हो रही है, और ये पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन मतलब 10-20 नहीं, हजारों के हिसाब से बोरियां पकड़ी जा रही हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि चीनी को अगर ये सारी जो इंडस्ट्री है ना, इसको नेशनलाइज करके इसको देख लें, मतलब जिन लोगों ने काम नहीं करना उन्होंने कभी भी काम नहीं करना, इस चीनी को लोगों को कम कीमत पे, जो मुनासिब कीमत उस पर दे दें, उस पर छापे मार के आपने इतनी चीनी अगर पकड़ ली है तो उसका कोई मसरफ भी तो होना चाहिए ना, लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, और कुछ जो उसने वादे किए थे कि माफिया को कंट्रोल करेगी वो कोशिश करिए, नजर आनी चाहिए चीजें। सही है जी। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो एक मैंने सब थंबनेल पे लगाया था कि PTI को महंगाई मारेगी या PDM मारेगी? सर, ये PDM वाली जो बात है ना, मतलब ये मुझे कुछ जोक लगती है। आप एग्जैक्ट आज से 2 साल पहले यही फजल रहमान का आज के दिन का ही बयान है कि जी वहां पे इमरान खान हमारी लाशें गिराना चाहता है, ये पहुंच गया था इधर। तो इमरान खान की स्टेटमेंट आई थी कि अपना फजल रहमान साहब, मैं तुम लाशें नहीं गिरने दूंगा, तुम लाशें गिराने चाहते हो कि यहाँ लाशें गिरे, मैं लाशें नहीं गिरने दूंगा, और तुम इधर आओ। आप मुझे बताइए कितना चौथा या 5वां है उसने स्टेटमेंट दिया, ये आखिरी जो है तहरीक क्या कहते हैं फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है।
ये अब अगले ये फैसला कुन जो मरहला है ये चौथी दफा उसमें दाखिल हुआ है। अब अगला फैसला कुन तहरीक जो होगी वो 2022 में होगी, फिर उससे अगली जो आखिरी फैसला कुन जो तहरीक होगी इमरान खान को हटाने की वो 2023 में होगी। लिहाजा ये फैसला कुन जो तहरीक है ये चलती रहेंगी आपस में। जिस तरह तमन्ना साहब फरमा रहे थे कि ये इनकी आपस में तो बनती नहीं है, बिलावल की अपनी स्टेटमेंट है, वो आज अलहदा बैठा हुआ था, जो खातून है मरियम वो अलहदा चली गई है, उसको वो अब मेरा ख्याल है कोई शटअप कॉल कहीं से आई है तो वो मेरा जाके बैठ गई है। तो अब जो इनके अंदर जो पानीपत की लड़ाई होनी है ना लाहौर के अंदर, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के दरमियान, वो वोट बैंक जो ऑलरेडी वो डिवाइड करेगा, वो जब डिवाइड होगा नून लीग का जब वोट बैंक डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली जो उसका अल्टीमेट फायदा जो है वो इमरान को होगा। और इसी तरह जो फ्यूचर है पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर वो बाहर नजर नहीं आता, अब वो कैसे वो उसके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करेगा नून लीग के साथ या किसके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पीडीएम है ये एक तो वैसे भी ये मौसम नहीं है, पिछले नवंबर में भी इसी तरह ही हुआ था, जब 2 साल पहले तो मौसम नहीं था, वो लोग सर्दी से कांप रहे थे लोग। फिर इसी तरह वो कुछ लोग उस वक्त तो तबलीगी इज्तिमा हुआ था, पता चला कि आधे से ज्यादा तबलीगी इज्तिमा पे चले गए थे। अभी तो तबलीगी इज्तिमा अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम इमरान खान के लिए कोई मेजर थ्रेट पोज कर सकती है। हाँ, जहां तक आप बात कर रहे हैं महंगाई की, महंगाई जरूर है, इसमें कुछ मिस गवर्नेंस भी है और इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी की कुछ नालायकी भी है और कुछ दानिस्ता नालायकी भी है, ठीक है ना। अभी उसने बुजदार ने कुछ किया है, छापे मारे हैं, फैसलाबाद से 44,000 बोरियां जो है बरामद हुई हैं, तो उनको जो मिले हैं, जिस तरह ये इन्होंने तमन्ना साहब ने कहा है कि या तो उसको नेशनलाइज कर ले फॉर द टाइमिंग 4-5 महीने कि उसको चलाने। अब क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला 15 नवंबर को, और जब तक ये क्रशिंग सीजन खत्म नहीं होता उस वक्त तक इनके ऊपर जो एक स्ट्रिक्ट किस्म का ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए स्ट्रिक्ट किस्म की, ताकि ये जो होर्डिंग वाला सिलसिला है ये नहीं हो। और इससे मेरा ख्याल है दूसरी बात ये है कि अब डॉलर भी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गया है, ठीक है ना, वो गिरना शुरू हो गया, जो एकदम जो हाइक उसने पकड़ी थी वो अब वो मेरा ख्याल है वो गिरना शुरू हो गया। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में मुझे खबरें आ रही हैं, मेरे जो कुलीग्स हैं वहां पे वो ये कहते हैं कि जी महंगाई यहां भी उसी तरह ही है, स्पेन में भी वैसे ही है, अमेरिका में भी वैसे है। तो ये जो इमरान खान ही महंगाई का जिम्मेदार नहीं है, तो ये पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसके अंदर जो फूड सिक्योरिटी जो है उसके जो मसाइल आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीडीएम जो है इमरान के लिए कोई मेजर थ्रेट पोज कर सकती है। जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ यूके में भी बहुत महंगाई हुई है। मैं अगले दिन भी एक प्रोग्राम में कह रहा था कि जहाँ हम 100 पाउंड खर्च किया करते थे वहाँ अब कम से कम नहीं तो 150-175 पाउंड जो है वो हम खर्च करते हैं। और पेट्रोल भी इसी तरह 138 से ये 120 से लेके 148 तक पहुंच गया है। तो महंगाई तो दुनिया में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी जो अपोजिशन है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ यूके में ना तो आवाम निकली है और ना ही कोई अपोजिशन निकली है कि जी सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन हमारी क्या करें, बदकिस्मती है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। सर उसके लिए मैटर की सेंस करना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ समझ भी नहीं आती ना। जी असद भाई, आपके लिए ये सवाल है। वो कहते हैं जी कि अफजाल साहब कहते हैं कि भट्टू साहब ने नेशनल करके क्या कर लिया, और साथ ही वो कहते हैं जी कि जब तक मुल्क में सदारती निजाम नहीं आता नेशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं। क्या कहेंगे आप? इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? हाँ चले मैं जोड़ लेता हूँ तल्लक। पता पहली बात यह है कि हमारे यहाँ देखिए भट्टो का मुझे लगता था कि अपनी जगह उसने सही किया, लेकिन देखिए डिक्टेटरशिप का एक जेन होता है, डिक्टेटर बंदा अंदर से होता है। मुशर्रफ साहब आए तो उन्हें हमारे यहाँ जमहूरियत का दौरा पड़ गया। हमारे यहाँ ये भी होता है, उल्ट है, एक जमहूरियत के नाम पर आता है और कहता है जी वो अमरीत शुरू कर देता है, और जो अमर आता है उसे जमहूरियत का दौरा पड़ जाता है। तो सदारती निजाम में एक मसले का हल है। देखिए मैंने थोड़ा स्टडी किया, जिन जिन ममालिक के अंदर हुकूमतों का तसलसल रहा है 10-10, 15-15 साल, वो दोबारा बल्कि वो मुआशी तौर पर मजबूत हुए हैं
वो आलमी तौर पे देखें, किसी और की बात नहीं करते, रूस की मिसाल लेते हैं, टूट कर दोबारा पुतिन ने उसको एक सुपर पावर बना दिया है। चाइना में पॉलिसियों का सिलसिला, तो उसमें चाइना अब सुपर पावर है। तैयब एर्दोगान को 10-15 साल मिल गए हैं, 10-12 साल तो उसने अपने आप को और मुल्क को स्टेबल कर लिया। हमारे ये होता है कि गंद डालो पिछली हुकूमत पे, फिर उससे अगली आए तो उससे पीछे डालो। पहले इन लोगों ने मुशर्रफ को किकबैक बनाए रखा, तो मुशर्रफ के ऊपर सारा गंद डालते रहे। हालांकि अगर आज का मुआवजना मुशर्रफ दौर से कर लिया जाए तो यकीन जाने मुशर्रफ साहब का दौर पाकिस्तान का सुनहरी दौर लगे कौम को। आटा किस रेट पे था, चीनी किस रेट पे थी, तेल घी ऑयल ये किस रेट पे था, तो ये कभी एक दफा आप लिस्ट निकालिएगा, इसका मुआवजना भी कीजिएगा। तो उसके बाद जरदारी साहब आए, तो जरदारी साहब ने सारा गंद मुशर्रफ के ऊपर डाला, मुशर्रफ ये कर गया वो कर गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए तो इन्होंने जरदारी के ऊपर डाला। हालांकि दोनों मिलकर खेल रहे थे, कर्जा जितना इन दोनों ने मिलकर चढ़ाया उसी के तो सम्राट हम भोग रहे हैं। इतना कर्जा मेरे और आपके ऊपर, इस मुल्क के ऊपर ना चढ़ा होता तो शायद हमें वो कर्जों की मद में वो एक साथ ना देनी पड़ती, तो उसके सारे सम्राट अवाम को मुंतकिल होते। अब यह है कि हुकूमत के खजाने में पैसे हैं, वो कहती है कि हम इनकी तरह नहीं करना चाह रहे, ये तो हमारे लिए जाते हुए बारूदी सुरंगें खोद गए और कौमी खजाने से जो चंद टके रह गए थे वो भी लुटा कर गए, और जो पैसे इनके हाथ में थे उल्टा मुल्क के कौमी इदारे गिरवी रख गए, मोटरवेज गिरवी रख गए। कोई मुल्क का हाल नहीं छोड़ा उन्होंने कि पिछली हुकूमत आई शायद वो चला ही नहीं सके। तो शायद वो हालात हमने देखे भी कि मुझे खान साहब को सऊदी अरब से, यूएई से, बाकी जगह से आके कश्मीर ले जाकर मदद तलब करना पड़ी और उनके पैसे रुकवाए थे, हमें सपोर्ट मिल गई, फिर चले IMF के पास दोबारा चले गए। लेकिन आज तक जो हम इस टाइम भुगत रही है ये कौम, ये उन्हीं के दिन रात की मेहनत के सम्राट है जिसको हम भुगत रहे हैं। वो IPPs हो, वो बिजली की कंपनीज हो, कोई भी हो, तो खान ने अपनी जगह स्टेबल किया है सिस्टम को। तो अब अगर उसको 5 साल अगले भी देंगे तो फिर आपको बेहतरी के इम्कान है। ये जो बेड़ा गर्क करके गए हैं, ये जो PDM वाले जो आप बार बार एहतजाज की बात करते हैं, इनसे तो कुछ नहीं होना वाला, क्योंकि 30-35 साल में तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, उस बंदे ने तो बेड़ा गर्क नहीं किया। 5 साल बाद रिजल्ट तो देख लेंगे, लेकिन ये है कि ये उसका मुतबादल नहीं है। महंगाई अपनी जगह है, ये चीजें अपनी जगह है, उसकी बैड गवर्नेंस जरूर है, लेकिन यह है कि आज की काबीना में काफी अच्छे फैसले हुए हैं। मेरा ख्याल है आपकी ये सवाल इनका ठीक था कि अगर वक्ती तौर पर आप ऑर्डिनेंस दे देते हैं तो थोड़ा सा ये है कि वो डर खौफ आएगा, ये जो माफिया के हाथ में शुगर मिले हैं वो नेशनलाइज हो जाएंगी, तो वक्ती तौर पर सिर्फ शुगर मिले तो ये है कि आम आदमी को सस्ती चीनी मिल जाएगी, कम से कम ये तो निगरानी होगी। ये जो अरबों रुपए की सब्जियां साबका द्वार में लेते रहे वो रुक जाएंगी, कौमी खजाने का ग़िज़ा मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सदारती निज़ाम भी अच्छा है, लेकिन वक्ती तौर पर ऑर्डिनेंस से भी हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं माफिया से। सही है जी। यसुफ भाई, आप समझते हैं कि ऑर्डिनेंस से कोई जान छूट सकती है? और दूसरा सवाल साथ ये भी आप ले लें कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और PTI की जो पूरी हुकूमत है वो MQM ने जो सवाल उठाया है क्या वो उसको मानेगी? देखिए MQM का जो दीन ईमान है ना वो बड़ा ना समझ आने वाला है। जब वो देखते हैं कि मतलब जो जहाज जरा से खतरे में है तो वो उसको कुछ और सुराख करना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों में जब ये DG ISI का हुआ था तो उन्होंने फिर खड़े हो गए थे कि जी हमें भी सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। MQM का कोई दीन ईमान मुझे तो समझ नहीं आता, उनके उसूलों की सियासत मैं नहीं समझता। उनकी हमेशा से सियासत जो मफादात के तहत घूमती रही, और मफादात भी अपने, दूसरों के नहीं, मुल्क के नहीं, अपने मफादात। और फिर उन्होंने देखा है कि थोड़ी सी अगर गड़बड़ इधर होती है, कोई गवर्नमेंट जो है वो सियासी गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी हिलती जुलती है, तो हम भी अपने पर निकाल लें और अपने आप को जरा सा कोई और फायदा लेने की कोशिश कर लें। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि MQM के जो मुतालबात आएंगे वो ठीक है, सियासी जमात बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सियासी साबित करें ना। आपके सारे लीडर जो अगस्त 2018 के बाद सारे लीडर आपके बाहर थे, सारे काम कर रहे थे। जिसको सियासत करनी है, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसको सियासत करनी है पाकिस्तान में आके करे और पाकिस्तान के अंदर बैठ के करे, बजाय इसके कि वो लंदन में बैठ जाए या अमेरिका में बैठ जाए या दुबई में बैठ जाए। पाकिस्तान में आके सियासत करे ना, फिर उसका पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और जहां तक इमरान खान की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को अच्छा टाइम और मिल जाएगा आस्ता आस्ता, जैसे जैसे हालात उसकी फेवर में जा रहे हैं। मैं तो जाती तौर पे कायल हूँ इस बात का कि जिस हुक्मरान की नीयत अच्छी हो अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद करता है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की, मैं यकीन रखता हूँ
कि उसकी नीयत अच्छी है और उसको अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा मदद हासिल इसलिए भी है कि वो लोगों के लिए सोच रहा है, आम लोगों के लिए सोच रहा है, जो पब्लिक के जो पिछे हुए लोग हैं, जिनके हकूक नहीं है, जिनका कोई कभी कभी कोई किरदार ही नहीं रहा किसी सियासी गवर्नमेंट में, वो उनके लिए काम कर रहा है। ये जो अभी इन्होंने 120 बिलियन का ये जो दिया है, ये वो डायरेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जो पहले हम माफिया को दे देते थे, वो सब्सिडी देते थे ना, माफिया को दे देते थे कि जी मतलब आपने चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, आपने गंदम करनी है। उसके बजाय उसने कहा कि जिन लोगों के पास पहले से पैसे नहीं उनको पैसे दिए जाए। बाकी इन्होंने माफिया ने तो अपने पैसे, आपको पता ही कि चीनी पे कितने बना लिए हैं और गंदम में कितने बना लिए, तेल में भी करते हैं सारे, पेट्रोलियम में सारे मसाइल अपनी जगह। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी नीयत अच्छी है और उसके काम और उसके एक्शन अच्छे हैं। उसमें रुकावटें जरूर आ जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी डाल देती है, सियासी जमातें डाल जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात ये जो माफिया, ये जो हमारे यहाँ एक दूसरा जिसे हम चौथा सतून कहते हैं रियासत का, ये जो मीडिया है, उसकी बहुत बड़ी खराबी है। ये अच्छी चीजों को उजागर कम करता है, खराब चीजों को ज्यादा उछालता है। इस वजह से भी लोग बददिल हो जाते हैं। जी, रेटिंग मिलती है उससे। जी इफ्तिखार भाई, अभी जैसे भाई ने कहा कि मफादात की सियासत जो है वो जब मौका मिलता है सब करते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये सारे सियासतदान जो है सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं, गरीब आवाम का या मुल्क का ये नहीं सोचते? अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा सदारती निजाम पे, वो जो क्वेश्चन आया था उसके बाद में बात। देखिए, हम जो सदारती निजाम की बात करते हैं वो इमरान खान की सिंसियरिटी को देखते हुए कहते हैं कि यार ये जो उसके साथ जो 9 रतन लगे हुए हैं वो सब चोर डाकू या इस किस्म के लोग हैं, और इमरान खान की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो होने नहीं दे रहे, और उस मैल गवर्नेंस ऐसी हो रही है। अच्छा, फर्ज करें इमरान खान की जगह कल को आसफ अली जरदारी या इस किस्म का कोई और बंदा आ जाता है, तो वो अब ना उसको ना चेक ना बैलेंस होगा, उसके बैलेंस तो होगा लेकिन और चेक भी होगा, लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें ये देखना है। अब देखें, प्रेसिडेंट अयूब 11 साल रहा है, उसका क्या कहते हैं, उसने सब रिफॉर्म्स की, मंगला डैम बनाया, लेकिन एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसकी वजह से बांग्लादेश कहा जाता है, बना जाता है। उस दौरान आप प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान, उसके मुल्क टूट जाता है। फिर ये मुशर्रफ के बारे में भी कहा जाता है। फिर अल्टीमेटली जो सिविल जो है सुप्रीमेसी, वो उसी के लिए हम जिस मकसद के लिए हमारी जो पार्लियामेंट जो बनती है वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए बनाई जाती है ना। तो वो अब जाहिर है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स जो सिंसियर हैं, जिस तरह तमन्ना साहब कह रहे थे, वो उसका वैक्यूम है, हमारा लीडरशिप क्राइसिस है, और 90% जो लीडर्स आते हैं वो उसी मार्शल्ला के या गेट नंबर 4 के गमले से ही आते हैं। अब अगर इमरान खान उस गमले से नहीं आया तो ऑब्वियसली हमें ये नजर आ रहा है कि वो बंदा सिंसियर है, वो बंदा चोर नहीं है, बजाते खुद चोर नहीं है, लेकिन उसके बाद बड़ी लिमिटेड किस्म की बड़ी थिन मेजॉरिटी है, बड़ी हार्डली 2, 3 या 4 बंदे होंगे। तो ये इसकी सब ऑपोजिशन जो है वो तो सब ऑपोजिशन जो है वो तो यही कहती है कि इमरान खान सिलेक्टेड है, ये भी उसी तरफ से आया है। आप मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ सिलेक्टेड नहीं था? मुझे बताएं कि जिस वक्त जनरल जो DGISI जो गवर्नर थे पंजाब के, बाद में बने थे, उन्होंने जब उनको वजीर माल बनाया था नवाज शरीफ को, तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आया था? वो सिलेक्टेड था और स्टेट में उसको गवर्नर साहब ने लगा दिया था वजीर माल, ठीक है ना। 1981 की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपया रिश्वत दे के, ये जो कहा जाता है। जो मियां शरीफ साहब उसको पकड़ के लेके गया, मुंडा वेला फिरदा है, इन्हें को किसे कम लाओ, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देख लें जो भुट्टो है, वो भी उसके बारे में कहा जाता है कि उसको अयूब खान को डैडी कहता था, ठीक है ना। अब वो अयूब खान जिसको डैडी कहता था, अब उसके खिलाफ उन्होंने आगे वो चलाई, मुहिम चलाई। अब अपोजिशन वाले सब ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है। नहीं सर, वही मैं कहता हूँ कि सिलेक्टेड क्या होता है? वो तो सिलेक्टेड जाहिर है कि जो फिर अगला जो आएगा वो तो सारे सिलेक्टेड है ना। तो अभी खुद जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात आई थी, तो वो सारे सिलेक्टेड के जो अब्बा जी थे, जिनको कहा जाता है, उनको वोट दिया। और फिर रजा रब्बानी साहब रो रहे थे कि मैं मजबूर हो गया था, मुझे लेकिन वोट देना पड़ा। अब ये तो कोई बात ना हुई कि फिर अगर आप इस तरह की बात, अभी क्या हुआ है? अभी DGISI की जब बात हो रही थी, वो सारे जनरल बाजवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कि इमरान खान को रगड़ा लगा रहे हैं,
ठीक है ना, वो सारे जनरल बाजवा के पीछे हो गए। तो इनका कोई दीन अमान है? तो सिलेक्टेड जो है, तो आप किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं? आप क्यों GHQ गेट नंबर 4 के पास जाते हैं? ठीक है ना। वो जुबैर जो था वो नहीं गया था, वो माफी मांगने के लिए DGISPR ने क्या कहा था कि जनाब ये आया था बंदा और मरियम नवाज के लिए कोई और नवाज शरीफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मांग रहा था। तो उसने मैंने बाद में आपने उसकी भी वीडियो भी देखी थी, वो कितनी रिसर्च करता है वो बंदा। तो लिहाजा मेरे अपना कहने का मकसद ये है कि ये जो लफ्ज सिलेक्टेड है, उनको तो जो सिलेक्ट करते हैं, मतलब बकौल इन अपोजिशन पार्टीज के, ये सारे जो है, आज भी मौलाना साहब जो है, ये मरियम नवाज है, अगर वो थोड़ा सा वो कहें कि GHQ में आज आपने तशरीफ लाना है, ये सब भागे हुए जाएंगे। ठीक है ना। और इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कहेगा हो नहीं वो हमारी, आज भी कौमी सलामती की जो कमेटी थी, DGISI और आर्मी चीफ आए हुए थे ना, ये सारे भागे हुए थे। ये बाइकाट करके दिखाते ना जरा हमें कि भी आप जनाब TTP की बात ना करें, आप फलान की बात ना करें, आप हमारे NRO की बात क्यों नहीं करते? तो मैं नहीं ये समझता कि ये बंदे जो सिलेक्टेड की बात करते हैं, ये तो सिर्फ इमरान खान के लिए नारा है, और उनके लिए जो जिनका नाम लेना चाहिए थे वो वहां पे इनकी जान निकलती है इस तरह की बात करते हुए। जी काई साहब। जी आखिरी सेगमेंट है छोटा सा। असद काई साहब, आप पे सवाल ये करता हूँ, वैसे तो इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया है, मैंने और इफ्तिखार भाई ने, कि जो ये नाजिम जोकियो का जो कत्ल था, आप क्या समझते हैं कि यही लोग जो है वो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट्स में जाते हैं और यही लोग कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं? आप क्या कहेंगे कि इसमें किसका कसूर है? ऐसा थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, हमारा एक सीनियर एक सहाबी को कत्ल किया गया, किसी मीडिया ने, किसी बड़े बड़े एंकर ने, किसी ने एक प्रोग्राम तक नहीं किया, उसको ब्लैकआउट कर दिया। हमारे यहाँ ना मफादात की भी सियासत है और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अब कुट किससे पड़नी है और डंडा नजदीक है कि रब नजदीक है। हमारे यहाँ ये लोगों का एक मैं समझता हूँ कि ये दोहरा मेयार है, एक दोगलापन है। तो सिंध हुकूमत के अंदर तो ऐसी बड़ी बुराइयां हैं जिसको तो हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा। इस वक्त तक मीडिया, अभी बात कर रहे थे चौधरी साहब के, जरदारी साहब सदर बन के आ जाएंगे। सदर तो तब बनेंगे कि जब उनको पूरे पाकिस्तान से वो इतना पॉपुलर होगा। इस तरह के लोग इसी पार्लियामेंटी निजाम के अंदर इनको पावर मिल सकती है। सदारती निजाम में ये लोग कभी भी फ्रंट पे नहीं आ सकते। तो मैं वापस आता हूँ सिंध के ऊपर। सिंध के ऊपर इतनी करप्शन है कि एक तरफ नैब लगी हुई है, एक तरफ एंटी करप्शन लगे हुए हैं और एक तरफ पुलिस लगी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है। सारी बुराइयों की जड़ ही वहां की हुकूमत है, क्योंकि ये इनका मकसद ये नहीं है कि हमने आवाम को कुछ देना है। इनका मकसद लूट मार और दौलत को लूटना है और वो हवस नहीं भर रही। इनका मुंह तो कब्र की मट्टी भरेगी। लेकिन मुझे कल एक बंदा मिला, मुझे बेसमेंट में ले गया, कहता ये जरदारी साहब की बेसमेंट पैसों से एक वक्त भरी रही थी। तो भाई जिसकी भूख ही नहीं मिट रही वो इस तरीकों से बाज ही नहीं आते। तो जो कोई एक आधा उनके खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, तो उस आवाज को बंद कर दिया जाता है। वहां तो अभी भी वडेरा सिस्टम चल रहा है। पंजाब में तो चले वो चीजें खत्म हो चुकी हैं किसी हद तक, लेकिन सिंध में आप मुझे बताएं किसी आम हारी की या आम लड़की की शादी करके दिखा दें, वहां तो बड़ी बड़ी जमीनों के बड़े बड़े जागीरदार हैं। उनकी मर्जी के बगैर वहां उनका हारी या उनका मजारा कुछ भी नहीं कर सकता, वोट कैसे देगा? तो ये तब्दीली वहां पर तो कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीजें आप मुझ तक इस सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाती हैं, जो छोटे मोटे, इससे कई बड़ी तादाद में और बड़े अजीब खौफनाक वहां पर कार्रवाइयां हो रही है, जुर्म हो रहे हैं जो हमारे मीडिया तक रिपोर्ट ही नहीं होते। तुम्हारा ये है, जब तक ये लोग ये सालम वडेरे बैठे हुए हैं, ये जगीरदार बैठे हुए, तब तक आप सोचे ना कि वहां कोई चीज अच्छी हो सकती है। जमहूरियत का तो वैसे नारा ही लगाया है। जी यस भाई, आप देखिएगा जरा, ये जनाब जाम अवैध साहब हैं, MPA पाकिस्तान पीपल पार्टी के, इनके हाथों सो कॉल्ड के जी कत्ल हुआ है नाजिम जोकियो। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल पार्टी बिल्कुल देख रही है इसको, लेकिन कोई एक्शन नहीं है? लेकिन पीपल्स पार्टी देख रही है, उन्होंने एक्शन बज़ाहिर मतलब वो आई वॉश कि ये थाने में आते हैं बगैर हथकड़ियों के, प्रोटोकॉल के साथ, उनके गार्ड्स भी वहां खड़े होते हैं। वैसे एलीट क्लास
का पाकिस्तान है और तो देखिए, बाइस शर्म बात है, ये मुल्क के किसी भी हिस्से में ऐसा को वाकया हो जाए और उसके बाद उसका जो मुल्जिम है उसके साथ ऐसा सलूक, बाइस शर्म बात है, डूब मरने का मकाम है। और अब चूंकि ये सिंध में हुआ है तो जाहिर है उनके लिए भी शर्म की बात है। देख लीजिए, मेरा ख्याल आज या कल खबर आई है कि उसके 2 बंदों ने खुद ही कबूल कर लिया कि हमने मारा है। ओवैस ने नहीं मारा। ये जो मतलब जाहिर है वो जिस तरह से बलूचिस्तान में एक वो खान था उसने मारा था और उसके बाद दूसरे बंदे उसमें शामिल हो गए थे। उससे पहले वो जतोई लड़के ने मारा था, उसमें बीच में वो कुछ लोग पड़ गए थे और वो उसको कहाँ से सुप्रीम कोर्ट खींच के लाई थी और उसके बावजूद कोई, ये हमारे यहाँ दरअसल बेहिसी की इंतहा है। कोई सियासी गवर्नमेंट करे, कोई सियासी ब्यूरोक्रेट करे, मीडिया करे या लोग करें, ये बेशर्मी की बात है। हमें तो मतलब ऐसी बातों में शर्म आनी चाहिए कि मतलब, और ये लोग वो हैं जिनको कानून बनाना है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये लोग कानून शिकनी सबसे पहले ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी मैं राब्ते में हूँ, आप कल हमने इस पे बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया इन सरदारों के बारे। अभी जब मेरी आपके साथ बात हो रही है ना, एक बच्ची 13 साल की अगवा हुई है कराची से, ठीक है ना। वो अगवा होके अब जो उसकी लोकेशन आ रही है, जो मैंने कल आपको कुछ सरदारों के नाम बताए थे, वो कश्मीर के एक डेरे के अंदर उसकी वो लोकेशन आ रही है। आप उससे अंदाजा करें कि कराची से वो बच्ची उठाई गई और वो अभी जिस वक्त आपसे बात हो रही है 10 मिनट पहले वो आइडेंटिफाई हुआ है कि वो बंदा जो है वो किसी डेरे के किसी वो जागीरदार के वो डेरे पर बैठा हुआ है। और ये जो सिलसिला है, ये आपने ये भी तो देखे ना कि वो एक अरब जो आते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वो जो एक सेक्स की दवाइयां खाने के लिए, ये बनाने के लिए जो इधर चोलिस्तान में या दूसरी जो होबरा जो तलोर जो है, वो तलोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे जो है हमारे जो जिनको कत्ल कर दिया जाता है वो तलोर से कम तर खून होता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो अभी उनको प्रेशर हुआ था, अभी प्रेशर हुआ है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अरबाब जो थी, रुबाब लड़की जो थी चाडियो, रुबाब चाडियो नगर पहुंच जाती थी, उसने 3 साल बाद उसको अरेस्ट करवाया, ठीक है ना। वो भी कल हमने किया था। एक और लैंड ग्रैबिंग का केस था जी। ये सर ये हमारे लिए लानत है। और ये आपको जो ट्विटर पर नजर आ रहे हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, इनके खिलाफ। यही तो मैंने कल आप प्रोग्राम में कहा था ना कि ये अब एक चेंज नजर आई है हमें कि सिंध के इंटीरियर से लोग खड़े हो गए हैं इन सरदारों के खिलाफ। जी का चलिए ठीक है। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई आप जो है अपना तजिया जारी रखिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरा ख्याल वो बात जाहिर है उसमें ख़त्म हो गई। हम लोगों के लिए शर्म की बात है, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। जाहिर है ऐसी चीज़ें जो है ना बाहर मीडिया में उछाली जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान को गालियाँ दी जाती हैं और जो हमारे सो कॉल्ड ये जो लेफ्ट के लोग हैं ये इसी को उछाल के और इनको प्रोपेगेंडा का मौका मिलता है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो अगर एक आदमी मुल्जिम बन गया था और उस पर इल्ज़ाम था तो कम से कम पीपल्स पार्टी उस पर कोई एक्शन तो लेती ना। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सिवाय इसके उसको गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी क्या है, देखिए ना। इससे पहले वो जो क्या था वो मेमन जो था, शर्जील मेमन, वो इतने पैसे उसने खाए हैं, उसको गिरफ्तार भी करा दिया। उसके ताज पहनाया गया सोने का। हाँ, उसको सोने का ताज पहनाया गया था। उसने को नई काम किया होगा या लोगों के काम आया होगा, जो भी किया होगा उसने। देखिए ना, ये लोगों को, आम लोगों को भी इस बात पे अब हाईलाइट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये लोग हमारे मफाद के हैं, हमारे लिए काम करते हैं, ये अपने मफाद के लिए करते हैं। इनके जेलों में रहना भी देखिए ना। अभी पिछले महीने ये जो अपने खुर्शीद शाह को छोड़ा गया, 2 साल वो जेल में रहे। खबर ये आती है कि 2 साल से जेल में है, 2 साल से वो हॉस्पिटल में रहे हैं और वीआईपी वार्ड में रहे हैं 2 साल। लेकिन वो कहने को अगर मीडिया उछालता है तो ये कहता है कि 2 साल से जेल में थे। बाबा वो जेल में तो गए नहीं, वीआईपी वार्ड में थे, जहां सारी जिंदगी की सहूलतें थी जो बाहर के लोगों को मयसर थी, उनको वहां मयसर थी। फैमिली आना जाना था, खाना पीना था, जो भी था। तो इस वजह से ये बातें सोचने की हैं, लोगों को भी सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट को तो जाहिर है ऐसी हरकत पे गवर्नमेंट को तो शर्म आनी ही चाहिए। यस भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी असद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी आई कुडंट गिव यू मच टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी यही था आज का प्रोग्राम। आपने गुफ्तगू सुनी और मेक योर माइंड अप। जो आवाम होती है वो तजिए भी सुनती है और लोगों की बातें सुनती है
कि उनके क्या ख्यालात हैं, और दे कैन मेक देयर ओन माइंड अप कि जी अब टाइम आ गया है कि जो आवाम हमारी है वो इस बात से मतलब बावर हो जाए कि ये जो बड़े बड़े वडेरे और सरदार लोग हैं ये गरीबों का कितना ख्याल करते हैं, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो गरीबों का कितना ख्याल करते हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।